Hello students, welcome to Biology World. I'm Priyanka Shauran. In the previous video, we have discussed about acquired immunity and its type. If we are talking about acquired immunity, mean the specific immunity जिसके अंदर antibodies involve होते हैं. ये दो टाइप की होती है, that is cell mediated और we can say humoral mediated and antibody mediated. तो एंटीबॉडी मेडिएटेड में स्पेसिफिक एंटीबॉडीज बी सेल प्रोड्यूस करती है, तो उन एंटीबॉडी का जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर को आज हम डिस्कस करेंगे और उसके जो डिफरेंट आइसोटोप्स हमारी बॉडी में पाए जाते हैं उन आइसोटोप्स के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो एंटीबॉडी क्या है कि वो एक ऐसा केमिकल, एक ऐसा सब्सटेंस जो किसी भी फॉरेन सब्सटेंस के अगेंस्ट हमारी बॉडी रिलीज कर रही है। एंटीबॉडी ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो एंटीजेंस के अगेंस्ट हमारी बॉडी क्या कर रही है, रिलीज कर रही है। कौन रिलीज करता है? बी लिम्फोसाइट्स और वी कैन से बी सेल। तो जो एंटीबॉडीज हैं ये कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? ये गामा ग्लोबुलिन जो प्रोटीन्स हैं उनसे प्रोड्यूस होते हैं और ये जो गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन्स हैं ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। सो दे आर डिराइव्ड फ्रॉम द गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन्स एंड केमिकली अगर हम बात करें तो इन एंटीबॉडीज का केमिकल नेचर कैसा होता है? ग्लाइकोप्रोटीनेशियस होता है। कैसा? ग्लाइकोप्रोटीनेशियस नेचर होता है एंटीबॉडीज का। एंटीबॉडी दो चेन से बने हुए होते हैं, एक हैवी और एक लाइट, और हैवी का भी दो हैवी चेन्स होंगी और दो लाइट चेन्स होंगी। तो टोटल कितनी चेन हो गई? 4। ओवरऑल तो 2 होंगी, एक हैवी हो गई, एक लाइट हो गई, लेकिन जो हैवी है उसका नंबर भी 2 होगा और लाइट का नंबर भी 2 होगा। तो ओवरऑल एक एंटीबॉडी के अंदर कितनी चेन्स हैं? 4 चेन प्रेजेंट होती हैं। सो ये स्ट्रक्चर है किसका? एक एंटीबॉडी का। हैवी चेन में किससे बना हुआ है? अमीनो एसिड से बना हुआ है। कितने अमीनो एसिड्स प्रेजेंट हैं एक हैवी चेन में? अगर मैं बात करूं एक हैवी चेन की तो टोटल 450 अमीनो एसिड मिलेंगे एक चेन में, हैवी में, और लाइट के अंदर 220 अमीनो एसिड इन ईच लाइट चेन एंड 450 अमीनो एसिड इन ईच heavy chain. And if we are talking about its molecular weight, then it's around 25,000 Dalton. एक एंटीबॉडी का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो कितना है? 25,000 डाल्टन है। ये जो आपको नजर आ रही है दिस इज द लाइट चेन, ये दूसरे वाली भी लाइट चेन है और इसके साथ में ये हैवी चेन है और इसके साथ में जो प्रेजेंट है दैट इज लाइट चेन। ये हैवी चेन और लाइट चेन है, इनको स्टेबल रखने के लिए स्पेसिफिक बॉन्ड्स प्रेजेंट रहते हैं और उन बॉन्ड्स को हम कहते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। डाइसल्फाइड बॉन्ड जो कि एक हैवी चेन को और एक लाइट चेन को बाइंड करके रखते हैं, स्टेबल बना के रखते हैं। टोटल 16 डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं एक सिंगल एंटीबॉडी में। कितने होते हैं? 16 डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं? लाइक ये जो डाइसल्फाइड बॉन्ड है ये अपनी जो हैवी चेन है उसको स्टेबल कर रहे हैं, साथ साथ में इनके बीच में भी प्रेजेंट रहेंगे ताकि इन दोनों चेन्स को भी एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड की जा सके, इन दोनों हैवी और लाइट को एक दूसरे से जोड़ के रखे। ये जो एरिया आपको नजर आ रहा है एक हैवी चेन और एक लाइट चेन के बीच का एरिया, ये कहलाता है पैराटोप। पैराटोप क्या है? ये वो पार्ट है जो एंटीजन के साथ बाइंड करता है। जैसे एंटीजन के ऊपर एपिटोप होता है तो यहाँ पर क्या है? पैराटोप है, और एक पैराटोप और एपिटोप के बीच में इंटरेक्शन होता है। ये जो हिस्सा है ये कहलाता है वेरिएबल रीजन ऑफ द लाइट चेन और ये कहलाता है कांस्टेंट रीजन ऑफ लाइट चेन। ठीक है, अगेन दिस इज द वेरिएबल रीजन ऑफ द हैवी चेन और ये कहलाता है क्रिस्टलाइन फ्रेगमेंट या कांस्टेंट रीजन ऑफ द हैवी चेन। ठीक है, समझ में आया? कई बार पूछ लेता है व्हाट डू यू मीन बाय एफसी, व्हाट डू यू मीन बाय वीएल। तो ये वेरिएबल रीजन है लाइट चेन का, ये कांस्टेंट रीजन है लाइट चेन का, ये क्रिस्टलाइन फ्रेगमेंट्स के लिए हम यूज करते हैं, और जो FAB होता है जहां पर स्पेसिफिक वो रीजन एंटीबॉडी का जहां पर एंटीजन बाइंड करता है FAB।
तो ये स्ट्रक्चर जो है एंटीबॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछ लेता है दैट ड्रॉ द डायग्राम ऑफ एन एंटीबॉडी। तो ये जो बॉन्ड्स हैं आपको याद रखने हैं, टोटल 16 डाइसल्फाइड बॉन्ड्स आपको बनाने हैं, जो लाइट चेन और हैवी चेन इनको खुद को भी स्टेबल रखता है और लाइट और हैवी इन दोनों के बीच में भी प्रेजेंट रहता है। अब हम बात करेंगे इन एंटीबॉडीज या जिनको हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी कहते हैं, इनके आइसोटोप्स की। तो टोटल 5 आइसोटोप्स होते हैं, दैट इज IG, इसके लिए हम टर्म जो सिंबल यूज करते हैं। तो IgG, IgM, IgA, IgD एंड IgE। इन पांचों में से जो G, M और A है ये क्या है, सोल्यूबल एंटीबॉडीज हैं। वहीं पर D और E जो है ये क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडीज हैं। मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडीज क्या करते हैं, ये इनके अंदर एक स्पेसिफिक साइट होती है, स्पेसिफिक रिसेप्टर है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट रहते हैं और उस एंटीजन के साथ बाइंड करते हैं। कहाँ पाए जाएंगे, जो बी सेल वगैरह है उनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ये प्रेजेंट रहते हैं और एंटीजन्स के साथ बाइंड करते हैं। वहीं पर जो सॉल्युबल एंटीबॉडीज हैं ये ब्लड में सिक्रीट होते हैं। कहाँ पे सिक्रीट होते हैं, ब्लड में। इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे जिनसे MCQs बनते हैं और जो कि इंपॉर्टेंट भी है। पहला आता है IgG। IgG सबसे छोटा है साइज में और सबसे हम कहेंगे कि मोस्ट अबंडेंट है नेचर में। और ये जो IgG है ये इकलौता ऐसा इम्यूनोग्लोबुलिन है जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है। मदर से बेबी में ट्रांसफर होगा ये IgG थ्रू प्लेसेंटा। और इन पांचों इम्यूनोग्लोबुलिन में इकलौता ऐसा इम्यूनोग्लोबुलिन है जो प्लेसेंटा को इन्वेड कर सकता है। कौन सा है वो, IgG। इवन IgG को मॉडल एंटीबॉडी भी कहा जाता है क्योंकि ये जो एंटीबॉडी है दूसरे एंटीबॉडीज के स्ट्रक्चर को समझने के लिए, जानने के लिए यूज किया जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज ऑप्सोनिन। ऑप्सोनिन क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक प्रोसेस करता है ऑप्सोनाइजेशन। उसमें क्या करता है, ये जो फैब रीजन है एंटीबॉडी का उसके साथ एंटीजन के साथ बाइंड करता है और उस एंटीजन को फेगोसाइटिक जो सेल होती हैं उन सेल के पास लेके जाएगा फॉर द प्रोसेस ऑफ फेगोसाइटोसिस। कोई भी एंटीजन आएगा उसके साथ ये बाइंड करेगा और उसको फेगोसाइटिक सेल के पास लेके जाएगा फेगोसाइटोसिस के लिए। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑप्सोनाइजेशन और इस IgG को हम कहते हैं ऑप्सोनिन। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, ध्यान रखना। नेक्स्ट इज IgM। इट इज द लार्जेस्ट एंटीबॉडी और ओल्डेस्ट भी है क्योंकि जब एम्ब्रियो अराउंड 20 वीक का होता है उस टाइम पे ये IgM प्रोड्यूस होता है। और हमारी बॉडी में कोई भी एंटीजन जब एंटर करता है तो वो सबसे पहले उसका मुकाबला होता है IgM से। कोई भी एंटीजन जब हमारी बॉडी में एंटर करेगा तो सबसे पहले उसे फेस करना पड़ेगा IgM को। कैसा है ये, ओल्डेस्ट एंटीबॉडी है। ये क्या करता है, ये किसी भी एंटीजन को, जो भी एंटीजन आएगा उस एंटीजन के साथ बाइंड करेगा, ठीक है, उस एंटीजन के साथ बाइंड करेगा, उसकी फेगोसाइटोसिस करवाएगा और फिर उसका प्रेसिपिटेशन करवा देगा, मतलब उसको सेटल डाउन करवा देगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट इसकी प्रॉपर्टीज हैं, एग्लूटिनेशन और प्रेसिपिटेशन। मतलब कि ये जो एंटीबॉडी है एंटीजन के साथ बाइंड कर देगा और उसकी मूवमेंट नहीं होने देगा, आगे उसको नहीं बढ़ने देगा और फिर बाद में उसको सेटल डाउन करवा देगा, उसके प्रेसिपिटेट्स बनवा देगा। कौन, IgM। तो क्या है, ये ओल्डेस्ट एंटीबॉडी है क्योंकि जब एम्ब्रियो 20 वीक का होता है तब बनता है और कोई भी एंटीजन जब हमारी बॉडी में एंटर करता है तो सबसे पहले इसी के साथ उसका फेस ऑफ होता है। थर्ड है IgA। इसको सिक्रीटरी एंटीबॉडी भी कहते हैं। सिक्रीटरी एंटीबॉडी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये टीयर्स, सलाइवा एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कोलेस्ट्रम, फर्स्ट मिल्क ऑफ मदर, इनमें पाया जाता है। तो ये वैसे इंपॉर्टेंट हो गया। सेकंड मोस्ट अबंडेंट है, क्या है ये, सेकंड मोस्ट अबंडेंट एंटीबॉडी है।
बिफोर बर्थ मिल जाता है, आराम से बना बनाया एंटीबॉडी है, तो एक तरह का ये नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी हमारी बॉडी को प्रोवाइड करता है। नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी होती क्या है, करेंगे इसको भी डिस्कस। फिर जो फोर्थ है दैट इज IgD। ये जो IgD है ये क्या करते हैं, किसी भी जो बी सेल होती है, बी लिम्फोसाइट्स होते हैं, उनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे अटैच रहता है और जो भी एंटीजेंस आते हैं उनके साथ बाइंड करता है। एंड द लास्ट इज IgE। ये जो IgE है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एलर्जिक रिएक्शंस के लिए, एलर्जिक रिस्पॉन्सेस के लिए। जो हमारी बॉडी किसी भी चीज, कोई भी ऐसा सब्सटेंस हो सकता है जिसके खिलाफ एक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है, वो क्या है, एलर्जिक रिस्पॉन्स है। वो पोलन हो सकता है, वो डस्ट हो सकता है। तो उस रिस्पॉन्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, IgE। ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं कि भाई जो ओल्डेस्ट एंटीबॉडी कौन सा है, कोलेस्ट्रम में कौन सा पाया जाता है, जो एलर्जिक रिस्पॉन्स कौन प्रोड्यूस करता है। तो इस तरह के क्या है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट इज सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में क्या था, टी सेल थी जो एंटीबॉडी तो प्रोड्यूस नहीं कर रही है, लेकिन जब कोई भी एंटीजन आएगा उसको पहचानेंगी और बी सेल को कहेंगी कि आप एक्टिवेट हो जाओ और एंटीबॉडी प्रोड्यूस करो। तो उसमें सबसे पहला जो सेल है दैट इज टी हेल्पर सेल, जिसको TH सेल भी कहते हैं। तो ये क्या करते हैं, सबसे पहले ये एक्टिवेट होगा और एक्टिवेट होने के बाद ये उस एंटीजन को पहचानेगा और कुछ स्पेशल साइटोकाइंस की हेल्प से ये क्या करेगा, बी सेल को मैसेज पहुंचाएगा और कहेगा कि एंटीबॉडी इसके अगेंस्ट प्रोड्यूस करो। फिर है टी किलर सेल। टी किलर सेल का मतलब है कि इनके अंदर कुछ स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं, परफोरेंस जिसको कहते हैं, और ये इनको एक्टिवेट करवाता है टी हेल्पर सेल। और ये क्या करते हैं, उस कोई भी एंटीजन, कोई भी माइक्रोब है उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये होल कर देते हैं उसको किल करने के लिए। फिर है टी सप्रेसर। टी सप्रेसर क्या करते हैं, ये चेक करते हैं कि हमारी जो बॉडी है कहीं अपनी ही सेल के खिलाफ एंटीबॉडी तो नहीं बना रही है। मतलब सेल्फ सेल और नॉन सेल्फ सेल के बीच में जो डिफरेंस है वो कौन समझाएगा हमारी बॉडी को, टी सप्रेसर सेल। एंड लास्ट, ठीक है, तो अब टी मेमोरी सेल है। लास्ट क्या है, टी मेमोरी। टी मेमोरी का मतलब है कि भाई देखो अब बार बार तो यूँ है नहीं कि हम उसको रिकॉग्नाइज करेंगे एंटीजन को। तो टी मेमोरी क्या कर लेती है कि जो भी एंटीजन आएगा ना उसकी याद अपने पास रख लेती है, ताकि भविष्य में कभी भी वो दोबारा जब हमारी बॉडी में एंटर करेगा तो उसको रिकॉग्नाइज करके फटाफट से क्या है, सेकेंडरी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा, एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा और क्विकली उसके खिलाफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर देगा और उसको किल कर देगा। तो ये था सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वैक्सीनेशन के बारे में, एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी के बारे में। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।